हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला की बहू कोमल उसके बेटे सूरज से भी ज्यादा काली थी। हालांकि सूरज तो सांवला था, लेकिन कोमल बहुत ही ज्यादा काली थी। उन दोनों की एक 9 साल की बेटी रोशनी थी, जो कि इतनी गोरी थी कि उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो सूरज और कोमल की बेटी है, जिस वजह से कोमल और सूरज को भी कई बार लोग शक की निगाहों से देखते। एक रोज शाम के समय विमला के घर सरला बैठी हुई थी। तभी विमला सरला से कहती है, सरला, कुछ भी बोल ले, लेकिन तेरी पोती बहुत ही सुंदर है और एक मेरे पोता पोती है, बिल्कुल अपने माँ बाप पर गए हैं काले कोयले से। अरे विमला, तुझे पता भी है, जब मेरी बहू ने रोशनी को जन्म दिया तो नर्स उसे लेकर आई। मैंने उसे देखा और नर्स से कहा, ये मेरी बहू का बच्चा है। बता, तुझे भी शक हुआ था? और मुझे भी, लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तो पता नर्स बोली, हाँ हाँ माताजी, दुर्गा ने जन्म लिया है और मैं भी उसे देखती रह गई, लेकिन मुझे भी शक हो रहा था, तभी मैंने भी रोशनी का डीएनए टेस्ट करवा दिया था। तो क्या सच में ये तेरे ही बहू बेटे का बच्चा है? हाँ हाँ, ये मेरे ही खानदान का खून है, तब से इस पर इतना प्यार आने लगा, पूछ मत। बता, कोयले के खदान से हीरा मिला है तेरे बेटे और तेरी बहू को। रोशनी सच में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो सूरज और कोमल की बेटी है। अब देर शाम जब सरला विमला के घर से आती है तो वो अपनी पोती रोशनी से कहती है, रोशनी, माँ कहाँ है तेरी? शाम का खाना पीना नहीं बनाएगी? मम्मी ने कब का खाना भी बना दिया और मुझे खिला भी दिया। तो तू अपनी माँ के हाथों से खाना खाकर आई है? कितनी बार कहा है उससे दूर रहा कर, वरना अपने कालेपन का परछावा वो तुझ पर भी डाल देगी। ये सब कोमल भी सुन रही होती है, लेकिन वो अपनी सास सरला को कुछ भी नहीं कहती। अब अगली सुबह जैसे ही रोशनी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वो अपनी दादी को कहती है, दादी, आप मेरा बाल नहीं बांधो, आज मैं अपनी मम्मी से बाल बनवाऊंगी। ना ना, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखकर स्कूल जाएगी, मैं बांध रही हूँ ना बाल। माँ, आप मेरी दोस्त रूही की तरह मेरा बाल बांध दो। अब कोमल जैसे ही रोशनी के बाल बांधने लगती है, वैसे ही सरला कोमल को ताने मारते हुए कहती है, बहू, ये तो तेरी ही तरह होती जा रही है। मैं तो समझाती हूँ इसे, लेकिन ये समझती ही नहीं है। कम से कम तू ही समझाया कर। दादी, मैं नहीं समझूंगी जब तक आप मेरी मम्मी को काली बोलोगी। अच्छा, तो अब इसे तूने जुबान चलाना भी सिखा दिया होगा। कल को ये तेरी तरह रंग रूप लेकर हो जाएगी, तेरे परछावे में पलेगी, तो क्या होगा इसका? माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? भला कोई काले लोगों के साथ रहकर काला हो जाता है क्या? सरला को कभी ये पसंद नहीं था कि रोशनी अपनी माँ के साथ रहे, उससे बात करे, क्योंकि सरला का मानना था कि अगर रोशनी उसकी बहू कोमल के साथ रही तो उसकी तरह ही काली हो जाएगी। अब देर शाम कोमल रोशनी के पास के एक दुकान पर उसे लेकर जाती है, जहाँ एक औरत रोशनी को देखकर कहती है, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आप तो बहुत सुंदर हो, अपनी माँ पे गई होगी। जी नहीं, ये अपनी माँ पर नहीं गई, इसकी खूबसूरती तो ऊपर वाली की देन है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप इनके घर पर झाड़ू पोछा का काम करती हैं क्या? अरे आंटी, आपको पता नहीं है क्या, ये मेरी मम्मी है। आप इसकी मम्मी हैं? भगवान, तेरी लीला गजब है, कहीं अंधेरा तो कहीं बल्ब है। अब कोमल और रोशनी घर आते हैं तो सरला रोशनी से कहती है, अपनी तरह ही बना दिया तेरी माँ ने, अब बचा क्या है? कहाँ घूमने निकले थे दोनों माँ बेटी? माँ जी, इसे बिस्किट दिलाने गई थी, ये जिद कर रही थी, लेकिन आपको पता है, दुकान पर एक अनजान औरत मिल गई। वो रोशनी से कहने लगी, तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम ऐसी हो तो तुम्हारी माँ कैसी होगी? फिर क्या, उसने भी तुझे नौकरानी या फिर चोरनी बना दिया होगा? माँ जी, आपको कैसे पता कि उसने मुझे नौकरानी बनाया? तेरा शक्ल ही इन 2 लोगों से मिलता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। रोशनी बेशक छोटी थी, लेकिन उसे समझ तो आता ही था। वो अपनी दादी की कही हर बात समझती थी। अब अगले रोज सरला कहीं गई हुई थी और कोमल को हॉस्पिटल जाना था। ऐसे में कोमल रोशनी को घर पर छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो रोशनी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब हॉस्पिटल में अपने पैरों के दर्द की दवा लेकर जैसे ही कोमल कैंटीन के पास आती है तो रोशनी कोमल से कहती है, मम्मी, मम्मी, मुझे ये चॉकलेट खानी है। अभी कुछ समय पहले ही तो खाई है ना चॉकलेट, इतना मीठा नहीं खाते, दांत खराब हो जाएंगे। नहीं, मुझे ये खाना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। अब कोमल जैसे ही रोशनी को खींचकर हॉस्पिटल के बाहर लाने लगती है,
एक आदमी कोमल को रोक लेता है और कोमल से कहता है, अरे मैडम रुकिए रुकिए, किसका बच्चा है ये और आप इसे लेके कहाँ जा रही हैं? क्यों खींच रही हैं इसे ऐसे? किसका बच्चा से आपका क्या मतलब है? और आप कौन? देखिए मैं जो भी हूँ, शराफत से आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बच्चा किसका है। अजीब जबरदस्ती है, ये मेरा बच्चा है। और आप कौन होते हैं मुझे रोक कर ये पूछने वाले? जी मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप इसे कहाँ लेके जा रही हैं। बेटा ये आपकी मम्मी है, डरो मत बेटा। बताओ क्या ये आपकी मम्मी है या फिर इन्होंने आपको डराया धमकाया है? जी आप मेरी बेटी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और रोशनी जरा इन्हें बताओ कि आपकी मम्मा हूँ ना मैं। देखा ये बच्ची आपकी हो ही नहीं सकती है। देखो तो आप दोनों में कितना फर्क है। और ये बच्ची, ये बेचारी डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही है। ये बातें चल ही रही होती है, तभी विमला कोमल को दिख जाती है और कोमल विमला को आवाज लगाकर कहती है, विमला आंटी सुनो, जरा इधर तो आना। जी आप इन्हें जानती हैं क्या? क्या ये बच्ची इनकी है? हाँ बिल्कुल, ये बच्ची इनकी ही है। लेकिन आप कौन? तो आप भी इनकी गैंग का हिस्सा है। अरे बहू, ये किस गैंग की बात कर रहा है? और हम तो अड़ोसी पड़ोसी हैं। मुझे चॉकलेट चाहिए मम्मी, मुझे वही चॉकलेट खानी है। बेटा अगर ये आपकी मम्मी है तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम कुछ बोलने दोगे किसी को तभी वो बोलेगा ना। बिना बात किसी के मैटर पर घुसने की आदत जो हो गई है तुम लोगों को। अब विमला के साथ ही कोमल और रोशनी घर आते हैं और घर आते ही विमला सरला से कहती है, सरला अपनी बहू को कहीं भेजती है तो अपने पोती को मत भेजा कर, वरना ये किसी दिन बच्चा चोरी के आरोप में जेल जाएगी। बच्चा चोर? अब इसे किसने बच्चा चोर बना दिया? हॉस्पिटल वालों ने इसे घेर रखा था और कह रहे थे कि ये बच्चा किसका है। राम राम राम, कितनी बार कहा इस औरत को कि रोशनी को कहीं बाहर ना ले जाया कर अपने साथ, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। अरे वो लोग तो इसे आने भी नहीं दे रहे थे, वो तो मैं मिल गई और रोशनी ने इसे मम्मी कहा, तब जाकर इसे आने दिया लोगों ने। भगवान बचाए, इसे कहती हूँ जब तुम माँ बेटी का शकल मैच नहीं होता तो क्यों घर से बाहर निकलते हो, लेकिन ये है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो कहती हूँ बहू कि तू रोशनी को लेकर निकला ही मत कर। किसी दिन चोर चोर कहकर लोग मार बैठेंगे इसे। माँ जी अब मैं क्या करूँ, भगवान ने ही ऐसा बनाया है ना मुझे। अब अगली रोज कोमल को रोशनी के स्कूल में बुलाया जाता है और कोमल भी स्कूल पहुंचती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। और तभी रोशनी की टीचर रोशनी को कहती है, आपके घर से कोई नहीं आया रोशनी बेटा? हाँ आई है ना मेरे घर से भी, वो रही मेरी मम्मी। अरे बेटा, आपके पापा या मम्मी को बुलाया था, आपके घर के काम वाली को नहीं। टीचर ये मेरी मम्मी है। मम्मी अंदर आओ ना, मेरे दोस्तों से भी मिलो। ये आपकी मम्मी ही है ना? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप इसकी मम्मी हो। मिस आपको मेरी मम्मी कैसी लगी? मम्मी आप भी कुछ बोलो। कोमल और रोशनी को देखकर हर किसी को हैरानी होती थी, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। रानी शादी करके अपने ससुराल में अपने पति माधव के साथ कदम रखती है, जहां वो घूंघट उठाकर अपनी सास मीना का आशीर्वाद लेने जा ही रही होती है कि तभी मीना उसे रोकते हुए बोलती है, बहू बहू रुक, ये घूंघट मत हटाइयो अभी। अरे तेरा ये चांद सा चेहरा मैं मुंह दिखाई पर ही देखूंगी। ठीक है मम्मी जी, जब आपने कहा है तो मैं अपनी मुंह दिखाई तक घूंघट करके रहूंगी। माँ अब आपका और आपकी बहू का ये मुंह दिखाई का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो हम अपने कमरे में जाएं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे जरूर बेटा जा, बहू जा तू भी आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है और शाम के समय तेरी मुंह दिखाई की रखी है, तो कल तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कर ले। जी मम्मी जी। रानी माधव के संग अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जहां दोनों पति पत्नी अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह रानी जल्दी उठकर नहा धोकर घूंघट किए अपनी सास के सामने आती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर बोलती है, मम्मी जी मैं आज अपनी पहली रसोई में सबके लिए रसमलाई बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं बना सकती हूँ? अरे वाह बहू, रसमलाई नेकी और पूछ पूछ बना ले, जब तक मैं माधव को उठाती हूँ। कुछ ही देर में रानी सबके लिए रसमलाई बनाकर ले आती है और माधव व मीना मिलकर उसको खाते हैं और रानी की बहुत तारीफ करते हैं। नाश्ते के बाद मीना एक खूबसूरत सी साड़ी लेकर रानी के कमरे में आती है और उसको देते हुए बोलती है, बहू ये साड़ी तो शाम के समय अपनी मुंह दिखाई में पहन लियो, और हाँ ज्वेलरी सारी असली पहनियो गोल्ड वाली,
आखिर मेरी एक लौती बहू की मुंह दिखाई है, मोहल्ले वालों को पता लगना चाहिए कितनी सुंदर बहू है मेरी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम के समय सभी मेहमान और मोहल्ले वाले घर में आ जाते हैं और कुछ ही देर में रानी भी तैयार होकर लंबा सा घूंघट किए सबके बीच आकर बैठ जाती है। जिसके बाद मीना की पड़ोसन विमला बोलती है, अरे मीना बहन, इजाजत हो तो। अरे मीना बहन, बहू तो तुम सच में रानी जैसी लाई हो। तुम्हारे और माधव के तो भाग ही खुल गए। शुक्र है इसने अच्छा ही बोला, वरना इसके मुंह से कम ही अच्छा निकलता है। बहन अब किस्मत की बात है, बाकी मेरी बहू शक्ल सूरत से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छी है। विमला के बाद सभी मोहल्ले की औरतें एक एक करके रानी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखकर उसकी मुंह दिखाई करती हैं और तोहफे देकर चली जाती हैं। जिसके बाद अब दिन आम दिनों की तरह गुजरने लगे थे। शादी को महीने से ऊपर हो चुका था। रानी सारे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और साथ ही अब उसका मोहल्ले की औरतों से भी अच्छा खासा रिश्ता बन गया था। ऐसे ही एक शाम मीना हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाकर बोलती है, अरे सरला बुआ जी, कैसी हैं आप? और गांव में सब कैसे हैं? अरे गाँव में सब ठीक है बहू। मैं कह रही थी कि मैं शहर आ रही हूँ तेरे घर। माधव बेटवा की नई नई शादी हुई है, इसीलिए उसकी बहुरिया की मुंह दिखाई जो करनी होगी, अब बड़े बुजुर्ग की गैर मौजूदगी में मुंह दिखाई थोड़ी होती है। अच्छा बुआ जी, हे भगवान, बुआ जी को अगर पता चला कि मुंह दिखाई हो गई है तो उन्होंने तो ताने मार मार के मेरा जीना दुश्वार कर देना है। क्या करूं क्या करूं? अरे बहू, क्या हो गया? सांप सूंघ गया? अच्छा, कल शाम माधव बेटे को स्टेशन भेज देना मुझे लेने। रखती हूँ। सरला इतना बोलकर फोन रख देती है। जिसके बाद मीना के प्राण सूखने लगते हैं और वो अपनी बहू रानी को आवाज लगाकर बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, कल तेरी बुआ दादी सास आ रही है। हमारे खानदान में ऐसा रिवाज है कि बड़े बुजुर्गों की गैर मौजूदगी में बहू की मुंह दिखाई नहीं होती। लेकिन तेरी शादी के समय हमने इनको न्योता तो भेजा था, लेकिन ये आ नहीं पाई। हमें लगा नहीं आएंगी, इसलिए मैंने अगले ही दिन तेरी मुंह दिखाई करवा दी। लेकिन अब ये आ रही हैं, और वो भी तेरी मुंह दिखाई के लिए। क्या माँ जी, इस घर में मेरी दूसरी मुंह दिखाई में आएगा कौन? और ये बुआ सासू माँ को बता देंगे ना कि मुंह दिखाई हो गई, बस वो देख ले मुंह मेरा। नहीं बहू, उनको पता लगा तो उनको बुरा लगेगा कि अब इन शहर में रहने वालों को बुजुर्गों की अनुमति की जरूरत ही नहीं है। दोनों सास बहू अब प्लान बनाती हैं कि सरला को ये नहीं बताएंगे कि मुंह दिखाई हो गई है और रानी अपनी बुआ सास के सामने लंबा सा घूंघट लिए घूमेगी। अगले दिन शाम को माधव अपनी बुआ दादी को लेकर घर आता है, जहाँ सरला के आते ही मीना और रीना उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती हैं। जिसके बाद सरला रानी का घूंघट देखकर बोलती है, बहू का इतना लंबा घूंघट देखकर लग रहा है कि इसकी मुंह दिखाई अभी तक हुई नहीं। बहुत अच्छा किया मीना तूने, वरना मेरे दिमाग में तो यही था कि कहीं तेरी नई नवेली बहू मोहल्ले भर में आम सी तो नहीं हो गई। अरे नहीं बुआ दादी सासू माँ जी, मम्मी जी ने मुझे बताया था कि मुंह दिखाई से पहले अपना चेहरा किसी को ना दिखाइयो, इसलिए मैंने तो माधव जी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। सच में बहू, तू तो बड़ी समझदार है, बिल्कुल अपनी बुआ दादी सास पर गई है। खैर, अब से तू बस मुझे बुआ जी बोल लियो। इतना लंबा बुआ दादी सासू माँ जी बोल कर तेरी जुबान थक जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे। अब मीना, कल शाम को बहू की मुंह दिखाई का प्रोग्राम रख ले। और बहू, मैं तेरे लिए खानदानी साड़ी लाई हूँ, तू उसे ही पहनियो, फिर देखियो कैसे रानी लगेगी। सरला इतना बोलकर कमरे में आराम करने चली जाती है। जिसके बाद माधव अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ, रानी, बुआ दादी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन मोहल्ले वालों को बोलोगे क्या कि हमारी बहू की दूसरी मुंह दिखाई है? दोबारा वही चेहरा देखने आ जाना। बेटा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मैं मोहल्ले की औरतों को समझा दूंगी। 1 महीने में मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है उनसे, वो सब मेरी बात मान जाएंगी। पर बहू संभल के बाहर जाइयो, कहीं सरला बुआ जी ने देख लिया तो कहेंगी नई बहू अभी से बाहर क्यों जाने लगी। ठीक है मम्मी जी। रात के खाने के बाद जब सरला आराम करने अपने कमरे में चली जाती है, उसके बाद रानी बाहर जाकर मोहल्ले की औरतों को कल की मुंह दिखाई के बारे में सब समझा देती है, सिवाय बिमला के। मीना जानकर बिमला को ना बुलाने को कहती है, क्योंकि बिमला की आदत है घर में पंगे करवाने की। लेकिन जब रानी की दूसरी मुंह दिखाई की बात विमला को पता चलती है तो वो बोलती है, अच्छा जी,
मीना ने मुझे नहीं बुलाया अपनी बहू की दूसरी मुंह दिखाई में। मैं भी देखती हूँ फिर कैसे सफल होती है दूसरी मुंह दिखाई। अगले दिन शाम के समय सरला की मौजूदगी में घर की सजावट का काम पूरा होता है, जिसके बाद सभी आस पड़ोस की औरतें आना शुरू होती हैं। कुछ ही देर में रानी भी सरला की दी हुई साड़ी पहनकर सज धज के लंबा सा घूंघट लिए नीचे आती है, जिसके बाद सरला वहां आई औरतों से बोलती है, चलो बहनों, आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है, एक एक करके रस्म की शुरुआत करो। सरला की बात सुनकर औरतों की भीड़ में आई विमला आगे आकर बोलती है, मैं करती हूँ इस दूसरी मुंह दिखाई की शुरुआत। वैसे माफ करना मीना बहन, तुमने बुलाया नहीं मुझे, लेकिन मैं फिर भी आ गई। अब तुम्हारी पड़ोसन हूँ तो घर का मामला समझ के मैं आ गई। अरे विमला, सही किया, भूल गई होगी मीना। चल अब तू शुरुआत कर। सरला के कहने पर विमला रानी का घूंघट उठाती है और बोलती है, अरे ये क्या मीना बहन, पहली वाली इमारत को पेंट कर दिखा रही हो क्या? मुझे तो लगा माधव बेटे की दूसरी शादी वादी हो गई है तो उस बहू की मुंह दिखाई होगी, लेकिन ये तो रानी बहू ही है। इसको आए हुए तो महीने से ऊपर हो गया, मोहल्ले का बच्चा इसकी शक्ल देख चुका है। सही कहा विमला, मेरी बहू की पहले ही मुंह दिखाई हो गई है और इस बात का पता मुझे था। मैं तो देखना चाहती थी कि मेरी खुशी के लिए ये इस बात को छुपाते हैं कि नहीं, और मीना ने तो बहू का फर्ज निभाया और मुझे नहीं बताया कि रानी की मुंह दिखाई हो गई, ताकि मुझे बुरा न लगे। लेकिन फिर भी मैंने ये दूसरी मुंह दिखाई की रस्म करवाई, बस अपनी खुशी के लिए। लेकिन आखिर तुमने साबित कर दिया कि जहाँ इतने पड़ोसी रानी का साथ देने के लिए चुपचाप इस दूसरी मुंह दिखाई में आए हैं, वहीं तुम सिर्फ इसमें विघन डालने आई हो। इसी कारण नहीं बुलाया था तुम्हें। बुआ जी, आपको पता था, हमें माफ कर दीजिए। ना बहू, माफी मत मांग। और रानी जैसी बहू की दूसरी क्या, जितनी बार भी मुंह दिखाई करवाओ कम है। मुझे तुझ पर और रानी पर गर्व है। बाकी ऐसे पड़ोसी और लोग तो हर जगह मिलेंगे, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरला की बात सुनकर विमला का सर शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रानी की दूसरी मुंह दिखाई भी धूमधाम से होती है।